हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आज भी आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत में यानी कि आज़ादी के बाद कौन कौन से भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए और उसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आपका ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भूमि सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए थे? इनमें से कौन कौन से कदम हैं जो आज़ादी के बाद भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं? पहला ऑप्शन है संस्थागत सुधार, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी सुधार, तीसरा ऑप्शन है सामान्य सुधार और चौथा ऑप्शन है कि ये सभी। तो आपको बताना है बच्चों, जब आज़ाद हुआ हमारा देश यानी कि अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, उसके बाद कौन कौन सी समस्याएं थीं जिनको हल करना ज़रूरी था, खास करके कृषि के क्षेत्र में। कृषि के सेक्टर को लेके हम ज़्यादातर पढ़ाई आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर भूमि सुधार से संबंधित होगा कि कौन कौन से भूमि सुधार से संबंधित समस्याएं हमारे यहाँ मौजूद थे, जिसको दूर करने का काम उस समय हमारी सरकार ने किया था। तो आपको बताना है बच्चों, इनमें से कौन सा सुधार हमारे यहाँ भूमि सुधार के क्षेत्र में किया गया आज़ादी के बाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। संस्थागत सुधार भी किए गए हैं, तकनीकी सुधार भी किए गए और सामान्य सुधार भी किए गए, यानी कि ये सारे सुधार किए गए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत सुधार में क्या शामिल नहीं किया जाता? कौन सा है जो संस्थागत सुधार में शामिल नहीं किया गया है? यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार किए हैं संस्थागत के तहत, तो कौन सा सुधार है जो उसमें शामिल नहीं है? पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है मध्यस्थों का अंत, तीसरा है कृषि का आधुनिकीकरण, तीसरा है बच्चों कृषि का आधुनिकीकरण और चौथा है सहकारी सामुदायिक कृषि। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो संस्थागत सुधार नहीं है। वो या तकनीकी होगा या सामान्य सुधार होगा, लेकिन संस्थागत नहीं होगा। बहुत आसान है। आप देख रहे हैं इसमें से कौन कौन से सुधार हैं जो कि आपके संस्थागत में आते हैं। तो आप देखेंगे उन्नत किस्म के बीज, बच्चों पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल सही है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जो है ये संस्थागत सुधार में है। दूसरा है मध्यस्थों का अंत, इसको भी संस्थागत सुधार में शामिल किया जाता है। इसके अलावा लगान में कमी, बच्चों सहकारी सामुदायिक कृषि, यानी कि ये भी आपका संस्थागत सुधार में शामिल है। लेकिन आपका जो कृषि का आधुनिकीकरण है ऑप्शन नंबर सी, ये संस्थागत सुधार में शामिल नहीं होता, बल्कि ये क्या है आपका तकनीकी सुधार है। आप देख रहे हैं कृषि में आधुनिकीकरण ला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक बेहतर तकनीकी सुधार कर रहे हैं, तकनीकी का सुधार हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये संस्थागत सुधार नहीं है। जबकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी संस्थागत सुधार है, मध्यस्थों का अंत भी है और सहकारी सामुदायिक कृषि भी, ये सारे संस्थागत सुधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी सुधार में क्या शामिल नहीं है? पहला उन्नत किस्म के बीज, दूसरा है बेहतर सिंचाई व्यवस्था, तीसरा है अच्छी भंडारण व्यवस्था और चौथा है लगान में कमी। आपको बताना है बच्चों कौन सा तकनीकी सुधार नहीं है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी में सुधार, नई जो है तरीके का जो है ईजाद करना जिससे उत्पादन बेहतर हो, जो पुरानी परंपरागत चीज़ें हैं उसे समाप्त करना या परंपरागत जो चीज़ें हैं उनमें सुधार करना। तो ये सारी दो अलग अलग चीज़ें, एक तो संस्थागत की बात कर रहा है और एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, नई तकनीकी की बात कर रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा उन्नत किस्म के बीज नई तकनीकी है, इसके अलावा बेहतर सिंचाई व्यवस्था नई तकनीकी है और इसके अलावा लगान में कमी देख रहे हैं आप, अच्छी भंडारण व्यवस्था, ये भी क्या है एक नई तकनीकी है जिसके तहत हम खाद्यान्नों को सड़ने से बचा सकते हैं। खाद्यान्नों को जब उनका उत्पादन नहीं होता उस समय उसको संरक्षित करके महंगी कीमत पे बेच सकते हैं। तो ये सब आपके टेक्निकल सुधार है, तकनीकी सुधार है। लेकिन लगान में कमी ये आपका संस्थागत सुधार है, ये कोई तकनीक नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू थी? इनमें से कौन सी भू राजस्व प्रणाली है जो भारत के आज़ाद होने से पहले लागू था? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है जमींदारी जो है
भूमि राजस्व प्रणाली, दूसरा है रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली, तीसरा है महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली, चौथा है इस्तमरारी भू राजस्व प्रणाली और पांचवा है कि सभी। आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सा भू राजस्व व्यवस्था हमारे यहाँ लागू था आज़ादी के पहले। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इजी होगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तब भी आपको ये पता होगा, और अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो भी आपको ये चीज़ पता होगा कि आपकी ये सारी व्यवस्थाएं लागू थी। ज़मींदारी को ही इस्तमरारी भी कहा जाता था और ज़मींदारी को ही अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता था। यानी कि इसके तीन नाम थे, ज़मींदारी व्यवस्था कहिए या इस्तमरारी व्यवस्था कहिए या इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहिए, ये तीनों नाम इसी के हैं। यानी कि ये तो लागू ही था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लागू थी और महालवाड़ी व्यवस्था भी भारत में लागू थी, अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई, यानी कि ये चारों आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था? बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। पहला है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है क्लाइव और चौथा है वेलेस्ली। आपको बताना है बच्चों कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है और बहुत आसान भी है। आपको पता है ये हेस्टिंग जो हैं ये नहीं है, इन्होंने ये बंदोबस्त लागू तो किया था लेकिन इसको अस्थाई नहीं किया था, बल्कि 1 वर्ष के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था। अस्थाई करने का जो काम है वो किसने किया है? कॉर्नवालिस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त समस्त भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर लागू था? इनमें से कितना % लैंड था जिस पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि भारत में कितने % लैंड पे अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया था? क्या ये 51% था या ये 19% था या सी 30% था या डी 22% था? आपको बताना बच्चों कितने % लैंड पे लागू था। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है और आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 19% लैंड पे आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू था। और जो अस्थाई बंदोबस्त है ये आप देखेंगे जो भारत है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में लागू था जिसमें बंगाल प्रांत आता था, और बंगाल प्रांत में आप जानते हैं वर्तमान का बिहार भी शामिल था, वर्तमान का आपका झारखंड भी शामिल था, वर्तमान में आपका उड़ीसा का कुछ क्षेत्र भी आता था, साथ ही पूरा का पूरा बांग्लादेश आता था और इसके अलावा असम भी उस समय बंगाल में शामिल था। यानी कि भारत के एक बहुत बड़े जो पूरब में स्थापित था हिस्सा, उस पर आपका अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमारी बंदोबस्त लागू था जो टोटल लैंड का 19% कवर करता था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है? सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है बच्चों? किस राजस्व व्यवस्था से है? क्या ये मतलब राजस्व व्यवस्था से है या व्यापार व्यवस्था से है या नवाबों के शासन से है या इसके लिए सभी हैं? तो आपको बताना है सूर्यास्त का नियम क्या है, किसके लिए ये नियम बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट यानी कि और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपको बताना है कि ये सूर्यास्त का नियम क्या है, यानी कि जब दिन समाप्त होता है, सूरज जो ढल जाते हैं, तो वो कौन सा नियम है। ये नियम आपको अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो ये राजस्व व्यवस्था से है। और कौन से राजस्व व्यवस्था है? तो ये अस्थाई बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था से है सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त के नियम में क्या होता था? अंग्रेजों ने आपको पता है जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ज़मींदारों से किया था और इसके तहत उन्होंने ज़मींदारों से कॉन्ट्रैक्ट में ये जो है डील किया था कि जो भी उत्पादन होगा उसका जो है 11/10% हिस्सा होगा वो अंग्रेजों का होगा और 1% हिस्सा ज़मींदार अपने पास रखेंगे। यानी कि 11/10 का जो है रेशियो था लगान वसूली का। और एक महीने के अंत में या 6 महीने पर या जितने भी टाइम पर उन्होंने एक डेट फिक्स कर रखा था, उस डेट को अगर सूर्य ढलने से पहले जो ज़मींदार है वो निर्धारित लगान अंग्रेज़ों को उपलब्ध नहीं कराते थे तो अंग्रेज उनकी जो ज़मींदारी है उसको नीलाम कर देते थे और वो दूसरे लोगों को दे देते थे। तो इसी को कहा गया सूर्यास्त का नियम। ये नियम जो है ज़्यादातर इससे बहुत सारे जो ज़मींदार थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़्यादातर क्रूरता से लगान वसूल कर लेते थे और उसको समय से जमा कर देते थे। लेकिन कभी कभी जब सूखा अकाल या ऐसी समस्या हो जाती थी और उत्पादन नहीं होते थे, ऐसे टाइम में ज़मींदारों को दिक्कतें होती थी। और अगर कोई ज़मींदार दयालु या अच्छा होता था और वो ऐसे क्रूरतापूर्ण वर्क नहीं कर पाता था तो जो निर्धारित अमाउंट होता था वो अंग्रेज़ों को उपलब्ध नहीं करा पाता था, तो उसकी नीलामी जो ज़मींदारी होती थी इसको नीलाम कर दिया जाता था।
अंग्रेजों ने जो भी नियम लगाए थे, जो भी अमाउंट निर्धारित किया था, वो हर साल उनको चाहिए होते थे, चाहे सूखा हो या अकाल हो, वो हर परिस्थिति में अपने हिस्से का लगान वसूल किया करते थे। इसी वजह से उन्होंने सूर्यास्त का नियम बना रखा था कि इस डेट को अगर आपने निश्चित समय तक नहीं पहुंचाया तो आपका जो नीलाम कर दिया जाएगा, जमींदारी यानी कि आपसे छीन लिया जाएगा ये अधिकार, और फिर ये अधिकार दूसरों को दे दिया जाता था। तो ये आपका जो सूर्यास्त का नियम है ये भू राजस्व व्यवस्था से है और स्पेशली जमींदारी व्यवस्था से ये जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाउड कमीशन ने किस भू राजस्व व्यवस्था का आलोचना किया है? एक फ्लाउड कमीशन है और इन्होंने किस राजस्व व्यवस्था का आलोचना किया है? क्या यह अस्थायी बंदोबस्त है, या रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, या महालवाड़ी व्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं है? बताएंगे बच्चों कि फ्लाउड कमीशन ने किस भू राजस्व व्यवस्था का आलोचना किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये भी आपका अस्थायी बंदोबस्त से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि इसी की इन्होंने आलोचना किया कि ये जो बंदोबस्त है ये अच्छा नहीं है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक कौन थे, या जनक कौन थे, या प्रणेता कौन थे? ऑप्शन में है टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी में है कैप्टन रीड, ऑप्शन सी में है हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कौन से राजस्व व्यवस्था के संस्थापक या प्रणेता कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अक्सर एग्जाम में जब पूछता है तो ऐसे कूट में नहीं होता, इंडिविजुअल होता है, और इंडिविजुअल में जब होता है तो हम टॉमस मुनरो को सही करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कैप्टन रीड और मुनरो दोनों के लिए ऑप्शन है ए और बी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी कि दोनों लोगों का सहयोग था, लेकिन जो मेन रोल में थे वो टॉमस मुनरो थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर लागू था? यानी कि जो संपूर्ण कृषि योग्य भूमि, रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पे लागू थी आपको बताना था। तो आपको पता है इनमें से क्या है, 30% पे लागू था, या 41% पे लागू था, या 51% भूमि पे लागू था, या 20% भूमि पे लागू था। आपको बताना बच्चों रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया है। आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 51% लैंड पे आपकी रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है ये लागू था। यानी कि टोटल 100% लैंड में से आपने देखा 19% पे अस्थायी बंदोबस्त है और 51% पे आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। टोटल मिला के आप देख रहे हैं 70% लैंड पे ये दोनों व्यवस्थाएं लागू हैं। और इसके बाद जो बचेगा महालवाड़ी बंदोबस्त वो आपका 30% पे हो जाएगा। तो इस तरह से याद होना चाहिए आपको, रैयतवाड़ी 51% है, आपका जो अस्थायी बंदोबस्त है ये आपका 19% है, और जो आपका महालवाड़ी होगा वो आपका 30% होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान देंगे। और ये हेक्टर मुनरो या टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था। और ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है, ये तो पता ही चल रहा है, जिसमें आपका मद्रास का इलाका, मुंबई, इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का नीचे का इलाका, ये सारे इलाके को कवर करता था आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यानी कि दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत आते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लगान की जो दर है ये ज़्यादा है, 50%। शुरुआत में तो ये 1/3 था, लेकिन आगे चल के इसको 50% तक कर दिया गया था सरकार के द्वारा। और वहाँ पर सरकार और जो किसान हैं इनके बीच सीधे जो है कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पे किसान अपने उत्पाद का जो हिस्सा है लगान के रूप में सरकार को स्वयं या स्वतः जमा कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू था? मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, पंजाब, या सभी, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना बच्चों किस क्षेत्र में महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था। और अब ये भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि पूर्वी क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त है, दक्षिण में आपका रैयतवाड़ी है, तो बचा क्या उत्तर और मध्य का जो क्षेत्र है, या मध्य पश्चिम का क्षेत्र कहिए, जिसमें आपका संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश आएगा, और संयुक्त प्रांत में यूपी और उत्तराखंड दोनों हैं, जिसमें आपका मध्य प्रदेश, जिसमें झारखंड भी इंक्लूड है, और जिसमें आपका पंजाब, जिसमें हरियाणा भी इंक्लूड है, और वो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब को लेकर के था। तो इधर आप देखेंगे बहुत बड़े लैंड को ये भी कवर कर रहा है, 30% लैंड को आपका महालवाड़ी जो व्यवस्था है ये कवर कर रहा है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसके जो संस्थापक हैं या इसके जो प्रणेता हैं ये कौन है? ये हॉल्ट मैकेंजी हैं। हॉल्ट मैकेंजी जो है महालवाड़ी के प्रणेता हैं।
रैयतवाड़ी के प्रणेता टॉमस मुनरो कैप्टन रीड हैं और आपने देखा था अस्थायी बंदोबस्त के कार्नवालिस थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है महालवाड़ी बंदोबस्त में लगान वसूली और जमा करने का अधिकार किसको था? कौन था जो वसूली करता था और उसको ले जाके अंग्रेजों के पास जमा करता था? ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही था। क्या ये जमींदारों को ये अधिकार था, या ग्राम के मुखिया को अधिकार था, या किसानों को ये अधिकार था, या साहूकारों को ये अधिकार था कि वो लगान को वसूल करेंगे और जमा करेंगे? तो महाल से अगर आपको नहीं पता, कंफ्यूज हैं, तो याद रखेंगे महाल का मतलब होता है गांव। यानी कि अंग्रेजों ने हर तरह की व्यवस्था को लागू करके देखने का प्रयास किया। पहले उन्होंने जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उन्हें नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, सीधे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें भी आगे चल के उनकी ये भी व्यवस्था फ्लॉप रही क्योंकि अंग्रेजों ने इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से लागू नहीं किया और किसानों के विकास पर ध्यान नहीं दिया, उनके शोषण को रोका नहीं। फिर उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, पूरे के पूरे गांव से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसमें मुखिया को मेन बना दिया और मुखिया जो है वो कर को वसूल करता था। वसूल करने के बाद वो अंग्रेजों को जो है टैक्स को जमा कर देता था। यहाँ पे मुखिया को बहुत ज़्यादा अधिकार था, वो किसी भी व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर सकता था या किसी भी व्यक्ति को भूमि आवंटित भी कर सकता था। तो यहाँ पे मुखिया काफ़ी ताकतवर होता था। तो आप देख रहे हैं ग्राम का जो मुखिया है यही कर को वसूल करता था और अंग्रेजों के पास जमा कर देता था। नेक्स्ट है बच्चों जोतों के उपविभाजन और अपखंडन के कारण। इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो भूमि है, जो कृषि का लैंड है, उसका उपविभाजन होता है और अपखंडन होता है? उपविभाजन का मतलब होता है कि एक बड़े लैंड का जो है कई भागों में बंटना उपविभाजन है, और अपखंडन का मतलब है कि किसी के हिस्से में छोटे छोटे लैंड का टुकड़ा है जो विभिन्न क्षेत्रों में या दूर दूर बिखरा हो। यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का जब टुकड़ों टुकड़ों में विभाजन हो तो ये इसे कहेंगे उपविभाजन। और अपखंडन का मतलब है कि किसी के हिस्से में जो लैंड है, जो भूमि है या जो खेत है, वो बहुत दूर दूर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, इसको कहते हैं अपखंडन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जोतों के उपविभाजन और अपखंडन का कारण क्या है? क्या भूमि पर जनसंख्या दबाव जो है इसके लिए जिम्मेदार है, या संयुक्त परिवार का विघटन इसके लिए जिम्मेदार है, या हस्तशिल्प व ग्रामोद्योग का पतन इसके लिए जिम्मेदार है, या सभी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो अगर आपने थोड़ा भी इस चीज़ को पढ़ा है या समझा है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर एक जागरूक प्राणी है तो बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपको पता है कि भूमि के उपविभाजन और अपखंडन के लिए भूमि पर जनसंख्या दबाव भी जिम्मेदार है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा भूमि का विभाजन होगा, उतनी ही ज़्यादा भूमि टुकड़ों टुकड़ों में बटेगी। और साथ ही संयुक्त परिवार का विघटन, जब बड़ा परिवार टूटता है तो परिवार के जो लोग हैं वो भूमि को बांटते हैं और फिर वो छोटे छोटे भागों में अलग अलग क्षेत्र में बिखर जाता है। और आप देखेंगे हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का जब पतन हो गया तो जो लोग थे जो पहले व्यापार करते थे, जो पहले हस्तशिल्प का काम करते थे, जो उत्पादन करते थे, कुटीर उद्योगों में काम करते थे, वो सारे लोग अब कृषि में चले गए, वो कृषक बन गए, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ा और भूमि का उपविभाजन और अपखंडन दोनों हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी रीजन जिम्मेदार हैं भूमि के उपविभाजन और अपखंडन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोतों के उपविभाजन और अपखंडन के दोष। इनमें से कौन कौन से दोष हैं या समस्याएं हैं? यानी कि अगर उपविभाजन होगा और अपखंडन होगा तो कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा? तो पहला है निम्न उत्पादकता की समस्या, क्या इससे निम्न उत्पादकता होगा? दूसरा है भूमि का अपखंडन, या क्या इससे भूमि जो है छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह बिखर जाएगा? और तीसरा है परंपरागत विवाद की समस्या, क्या जो परंपरागत विवाद है वो इससे बढ़ता है? तो आपको बताना है बच्चों की कौन सी समस्या होगी, या कि सभी, यानी कि ये सारी समस्याएं भूमि के उपविभाजन और अपखंडन की वजह से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी रीजन जिम्मेदार हैं। निम्न उत्पादकता की समस्या भी होगी, जब बड़ा लैंड होता है तब हम उसमें तकनीकी का उपयोग कर पाते हैं, हम उसका टाइम से सिंचाई कर पाते हैं, देख रेख कर पाते हैं, पशुओं से सुरक्षा कर पाते हैं। लेकिन जो भूमि है जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में जगह जगह बटा रहता है तो हम हर जगह अच्छी तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते, उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पाते और उतना अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल पहली जो है ये समस्या है। दूसरा भूमि का अपखंडन, यानी कि आपका जब उपविभाजन और अपखंडन होगा तो इससे क्या होगा, जो भूमि है इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी, वो अलग अलग क्षेत्रों में बट जाएगा और बटने की वजह से वो एक तरीके से कहीं उतना यूजफुल नहीं रहेगा।
तीसरा है पारंपरिक विवाद की समस्या, यानी कि कहीं ना कहीं जो विवाद है ये भी बढ़ता है। जो भूमि है जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है तो हर जगह किसी न किसी से उससे लेकर के विवाद बढ़ता रहता है, जिसके साथ भी आपका नज़दीकियाँ रहती हैं या जो भी आपके आसपास होते हैं उनसे विवाद बढ़ता है। अगर खेत एक ही जगह हो तो ज़्यादा लोगों से विवाद नहीं होगा, लेकिन अगर खेत कई जगह होता है तो किसी न किसी से कुछ न कुछ बात को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे विवाद भी बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं ये सारी समस्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत में भूमि सुधार में कमियां, यानी कि इसमें से कौन सी जो है भूमि सुधार की कमी नहीं है। कह रहा है भारत में भूमि सुधार में कमियां नहीं है, इनमें से कौन सी कमी है जो भूमि सुधार की नहीं है, यानी कि बाकी सभी भूमि सुधार की कमियां हैं लेकिन कोई एक है जो उसकी कमी नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रभावी कानून का अभाव। क्या हमारे यहाँ प्रभावी कानून का अभाव है इसलिए भूमि सुधार बहुत अच्छा नहीं हो पाया। दूसरा ऐच्छिक समर्पण की समस्या, क्या ये एक समस्या है कि लोग स्वेच्छा से अपने भूमि को लोगों को नहीं देते हैं। तीसरा है प्रशासन की सक्रियता, क्या हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन बहुत सक्रिय है। चौथा है सीमा बंदी की उच्चतम सीमा निश्चित ना होना, क्या ये समस्या है कि जो सीमा बंदी है, जो हद बंदी है, उसकी जो उच्चतम सीमा है वो निश्चित नहीं है। हद बंदी का मतलब शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। हद बंदी का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद ये देखा गया कि किसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। आपने देखा होगा बहुत जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के पास बहुत कम लैंड होता है और कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है, 200, 300, 400 हेक्टेयर भूमि होता है जिसका वो यूज़ नहीं कर पाते। तो आज़ादी के बाद कोशिश किया गया कि ऐसे लोगों का जो कम है, मतलब जो इलाका है उसको थोड़ा कम किया जाए, यानी कि उनकी भूमि के रेशियो को कम किया जाए और जो अतिरिक्त भूमि है उसे जिनके पास नहीं है भूमिहीन लोगों में बांट दिया जाए और उन्हीं के जो बहुत ज़्यादा लैंड है उसको कम करने का जो एक कानून बनाया गया, इसी को कहा गया हदबंदी या इसी को कहा गया है सीमा बंदी की उच्चतम सीमा। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हमारे यहाँ सीमा बंदी की उच्चतम सीमा निश्चित नहीं है, ये भी एक समस्या है। और चौथा नेक्स्ट कह रहा है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, कह रहा है कि हमारे यहाँ जो राजनीति है या जो नेता हैं उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि वो कोई ठोस कदम उठाए और कोई बेहतर काम करे। तो आपको बताना है बच्चों कि भारत में भूमि सुधार में इनमें से कौन सी है जो कमी नहीं है, यानी कि बाकी सभी भूमि सुधार की कमियां हैं जिसकी वजह से भूमि सुधार बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन इसमें कोई एक है जो भूमि सुधार की कमी नहीं है। तो आप देख रहे हैं पढ़ने से ही पता चल रहा है, अगर कभी नहीं भी पढ़ा है इकोनॉमी तो इतना तो व्यवहारिक नॉलेज आपको होगा ही कि कौन सी समस्या नहीं है। आप देख रहे हैं पहला समस्या है प्रभावी कानून का अभाव है, हमारे यहाँ कोई बेहतर कानून नहीं है, प्रभावी कानून नहीं कि लोग डरे और उसको माने। दूसरा ऐच्छिक समर्पण की समस्या, जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है भले ही वो उसका यूज़ नहीं करता, वो लैंड बेकार पड़ी है, लेकिन वह स्वेच्छा से किसी को देता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था भूमिदान आंदोलन, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, जमींदार नवाब राजा, वो अपने उस अतिरिक्त लैंड को या कुछ लैंड को स्वेच्छा से दान कर दे गरीबों को जिनके पास लैंड नहीं है। तो ये भी एक समस्या है कि लोग आसानी से स्वेच्छा से जो है दान नहीं करते, समर्पण नहीं करते। इसके अलावा प्रशासन की सक्रियता, ये गलत है। अगर प्रशासन सक्रिय रहे तो फिर कोई समस्या ही नहीं होगा, या कहिए कि ये सारे जो नियम कानून लाए जा रहे हैं ये आसानी से लागू हो सकते हैं, तो ये इसकी कमियां नहीं है। सीमा बंदी की उच्चतम सीमा निश्चित ना होना, यानी कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितना लैंड रहेगा ये बहुत सही तरीके से निश्चित नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो सीमित लोगों के पास रह गया और ज़्यादातर जो लोग हैं वो भूमिहीन रहे या उन्हें बहुत छोटा लैंड मिला। तो ये भी एक समस्या है, सीमा बंदी की या हदबंदी की उच्चतम सीमा का निश्चित ना होना। और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ बड़ी बड़ी वादे तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं जब वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें वोट मिल जाता है और उन्हें सत्ता मिल जाती है, उनको पावर मिल जाता है, तो वो सारी बातें वो भूल जाते हैं और फिर वो अपनी समस्याओं को गिनाने लगते हैं कि हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये बेहतर नहीं है, ये नहीं कर सकते। तो यानी कि कहीं ना कहीं दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की शुरू से ही हमारे यहाँ राजनीति में कमी रही है। इसी वजह से ना भूमि सुधार बहुत अच्छा हो पाया, ना तो बहुत अच्छी हमारी देखेंगे कृषि व्यवस्था है, ना ही बहुत अच्छा हम उद्योग धंधों के क्षेत्र में है और ना ही बहुत अच्छा सेवा क्षेत्र में है। तो ये भी एक समस्या है। तो समस्या नहीं है, कमियां नहीं है, तो ये आपकी कमी नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा होता तो फिर समस्याएं कम होती।
नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सही ढंग से जो है समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से पॉइंट है जो सही ढंग से बता रहे हैं कि भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। पहला है आय का असमान वितरण, दूसरा है उच्च निर्धनता दर, तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, और चौथा है बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। आपको बताना है बच्चों कि निम्न में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी आसान है और ये IAS का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी जानकारी इसके बारे में गेन किया है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है आय की असमानता, बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत कम लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, तो ये हमारी विशेषता है। उच्च निर्धनता, बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, अभी भी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी जनसंख्या अपने यहाँ रखते हैं, या सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा भूखे लोग हैं हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो ये भी हमारी विशेषता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये भी सही है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आय है इसका जो दर है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा कह रहा है बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में भी क्या है, परिवर्तन होता रहता है, स्थिरता इसमें भी नहीं है। अक्सर आप देखते होंगे बैंक NPA में चले जाते हैं, अन्य समस्याएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैंकों को मर्ज कर दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे करके बैंकों की संख्या एकदम कम कर दी जा रही है, तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था यानी कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उसकी क्या विशेषताएं होती हैं सामान्यतया। पहला है प्रति व्यक्ति निम्न आय, दूसरा है पूंजी निर्माण की निम्न दर, तीसरा है निम्न आश्रितता अनुपात, और चौथा है तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल का होना। आपको बताना है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता क्या है। बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं आप कि आश्रितता का क्या मतलब है, निम्न आश्रितता का मतलब है कि बहुत कम लोग हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग आत्मनिर्भर हैं। क्या ये विशेषता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की? तो आई होप अगर आपको पता है कि ये नहीं है तो आप देख रहे हैं ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको और ढूंढना है कि और क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे तो आंसर प्राप्त कर लेगा कोई भी व्यक्ति अगर ज़रा सा भी समझदार है। तो आप देख रहे हैं तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल का होना, ये विशेषता किसकी है? ये विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि वहाँ पे तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का विकास हो चुका हो। जो अल्प विकसित होंगे वहाँ पे कृषि प्रधानता होगा, इसी वजह से आपका ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ये भी कट गया। अब आपका ऑप्शन नंबर A और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा, ये तो सही है, तभी तो अल्प विकसित है। पूंजी निर्माण की दर भी निम्न है, यानी कि तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रहा है, ये भी विशेषता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी को दर्शाता है? यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन सी बातें इस चीज़ को दर्शाती हैं या कन्फर्म करती हैं? पहला है कृषि मुख्य व्यवसाय, क्या यहाँ की जो कृषि है वो मुख्य व्यवसाय है। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्या हमारे यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी है? प्रच्छन्न मीन्स होता है छिपी हुई। तीसरा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, यानी कि हमारे यहाँ मानव पूंजी की जो गुणवत्ता है वो बहुत निम्न है। और चौथा है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, क्या हमारे यहाँ लोगों को पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है? तो आपको बताना बच्चों कि कौन सा कथन आपका इसमें है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बिल्कुल कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और क्या है? कृषि मुख्य व्यवसाय है। मैंने आपको इससे कहा कि जहाँ पे तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र विकसित होगा वो आपका विकसित होगा, और जहाँ पे कृषि की प्रधानता होगी वो विकासशील भी हो सकता है और अल्प विकसित भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, कृषि मुख्य व्यवसाय होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी होगा, कृषि के क्षेत्र में ज़्यादातर ये बेरोजगारी देखी जाती है, और इसका मतलब होता है कि छोटे से लैंड में जहाँ 2 लोगों का काम है उसको 5 लोग कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं, यानी कि बाकी सब बेरोजगार हैं। क्योंकि 2 ही लोगों की वहाँ ज़रूरत थी, उतना उत्पादन 2 लोग भी कर सकते थे जितना 5 से 6 लोग मिलकर कर रहे हैं। ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ की विशेषता है।
मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, हमारे यहाँ जो मानव पूंजी है इसकी गुणवत्ता जो है वो निम्न है या जो दर है वो निम्न है, ये भी इसकी विशेषता है। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन ये हमारी विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च, अगर प्रोटीन का उच्च दर है यानी कि शारीरिक विकास अच्छा है, ऐसे बच्चों को कुपोषण नहीं होगा, ऐसे बच्चों को भूखमरी की समस्या नहीं होगी, इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन का जो पर्याप्त स्रोत है वो दालों से उपलब्ध होता है, और दाल भी आप देख रहे हैं कि हर किसी के घर में दोनों टाइम या कहिए कि सुबह शाम उपलब्ध नहीं हो पाता, यानी कि प्रोटीन के सेवन की कमी है हमारे यहाँ अधिकता नहीं है, इसलिए आपका 4 नहीं होगा, आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नेक्स्ट है विकास की भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। भारत का जो विकास मॉडल है ये किसके हितों के लिए लाया गया है, व्यक्ति के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, दोनों के लिए, या कोई नहीं। और ये भी काफ़ी आसान और इजी है। भारत का जो भी मॉडल बनेगा, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो उसमें सबके लिए सोचा जाता है, सबके विकास की बात की जाती है, बीच का रास्ता हमेशा निकालते हैं, यानी कि व्यक्ति का भी होगा, राज्य का भी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है। ये हमने पहले भी किया है, तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए बच्चों की कौन सी विधि का उपयोग हम राष्ट्रीय आय या जीडीपी की गणना के लिए करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो चुका है क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए आसान है। क्या उत्पादन विधि इसमें शामिल नहीं होता, या ह्रासमान लागत विधि इसमें शामिल नहीं होता, या आय विधि इसमें शामिल नहीं है, या व्यय विधि इसमें शामिल नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों कौन सी विधि का उपयोग हम राष्ट्रीय गणना या जीडीपी की गणना में नहीं करते हैं। काफ़ी इजी है, जो कि आपको पहले हम करवा चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन कीजिएगा बिल्कुल सीरियसली कि जब भी आए तो गलत ना हो। तो आपको पता है इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है। आय, व्यय और उत्पादन विधि, ये सारे विधि आपके राष्ट्रीय इनकम को जानने का या जीडीपी की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिवीजन कीजिएगा और देखिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठिए और एग्ज़ाम दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।